संसाधन हमें मिली है, जैसे मिली है कम से कम वैसे ही हम आने वाली पीढ़ी को देकर जाएं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, आप ऐसे बताइए कि मकान बना हुआ है तो आप क्या सोचते हैं कि हम अपने लड़का नाती को जब हम ये दुनिया छोड़ेंगे तो लड़का नाती को जो दे के जाएंगे तो अच्छा मकान दे के जाएंगे, गिरा हुआ? अच्छा जी। तो इसीलिए जो संसाधन जैसे हैं, अब मकान तो आपने बनवाया था, लेकिन खेती तो आपको पुश्तैनी मिली हुई है, प्रकृति से मिली हुई है, तो खेती भी अच्छी दे करके जाए कि बंजर भूमि दे करके जाए? अच्छी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी खेती को खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं कि जब हम उस पर ऐसे कीटनाशक डालेंगे, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करेंगे, खाद डालेंगे, तो क्या होगा? खेती दिनों दिन बंजर हो रही है। और हम करते क्या नहीं है, हम कभी भी मिट्टी की जांच नहीं कराते। अच्छा बताइए, जब हम लोग बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? जांच कराते हैं, तब पता चलता है ना कि टाइफाइड है, कि डेंगू है, कि चिकनगुनिया है, तब तो पता चलता है ना। और उसी हिसाब से फिर डॉक्टर इलाज करता है। पहले जांच कराते हैं, तब दवा लेते हैं। लेकिन हम सब मिट्टी की जांच कराते हैं क्या? नहीं कराते। तो हमारी जमीन भी जांच करानी चाहिए, जांच कराने के काबिल होती है। जिस तरह हम अपने शरीर की जांच कराते हैं, उस तरह से हम समय पर मिट्टी की भी जांच कराएं। और मिट्टी में हम ये देखें कि इसमें कौन कौन से उर्वरक ऐसे हैं जो नष्ट हो चुके हैं। तो आज हम सब इसी पर चर्चा करेंगे। पानी को बर्बाद करने से बचाना चाहिए कि बर्बाद होने देना चाहिए? क्योंकि पानी हम आगे आने वाली पीढ़ी में जब कम होता जाएगा तो ये संसाधन ऐसा नहीं है कि आप बना लेंगे इसको। कितना वाटर लेवल जितना डाउन जाएगा, कितना नीचे जाएंगे आप। अब आप बोतल में पानी पी रहे हैं, आप अपना गेहूं भी 20 रुपए में बेच रहे हैं, जिसमें आप इतनी लागत लगाते हैं, और पानी भी 20 रुपए में बेच रहे हैं। बताइए, पानी भी 20 रुपए में बेच रहे हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि कहाँ पर बीच में क्या कमी रह गई है कि हम गेहूं इतनी लागत के बाद, इतनी मेहनत के बाद बेच पा रहे हैं, और बेचने वाले लोग पानी भी बेच ले रहे हैं। तो हमें प्राकृतिक रखेंगे तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ दे करके जाएंगे। ऐसा ना हो कि हम बंजर भूमि दे करके जाएंगे, दूषित हवा दे करके जाएंगे, पानी होगा नहीं, तो आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी कि आशीष देगी, है ना? ये सोचेगी कि देखिए, जब तक वो जागरूक होंगे तब तक सब कुछ खो चुका होगा। बहुत कुछ खो जाने के बाद फिर हम वापस लाने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए हम सबको सोचने की जरूरत है। हम एक बात जोड़ना चाहेंगे कि आप सब काम करना चाहते हैं, आप सब नौकर तो बनना चाहते हैं, लेकिन मालिक नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए आप सब महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं। आप सोचती हैं कि हमारे यहाँ गांव में कोई आए, सामान दे जाए, हमें 100-200 रुपए रोज के मिल जाए, और शाम को वो सामान अपना उठा ले जाए। यही चाहते हैं ना सब लोग। आपके पास सारे संसाधन है, हमें लगता है कि आपके पास जो है वो शायद हम लोगों के पास नहीं है। पूछिए कैसे? आपके पास जमीन है, आपके पास जानवर है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास जो चीजें हैं, आप उनका उपयोग करना नहीं जानते हैं। आप अपनी चीज को सही दाम में बेचना नहीं जानते हैं। जिस दिन सही दाम में बेचना आ जाएगा, उस दिन आप मालिक बन जाएंगे। प्राकृतिक उद्योग, क्योंकि जो हमारे भूमिगत जल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको हम अपेक्षित करते हैं। क्योंकि जो फ्री में मिले, आसानी से मिले, उसकी वैल्यू नहीं, और जिसको बड़ी मुश्किल में मिले उसकी वैल्यू। क्योंकि हम उस जोन के बॉर्डर पर रहते हैं, जिस जोन की स्थिति आपको क्लियर होगी। ये बुंदेलखंड में चले जाए, क्योंकि मैं 2012 से 16 तक बुंदेलखंड बागा मंडल की सेवा किए थे। वहाँ पर पानी की स्थिति देखी, और जमुना नदी जो है यही इस जोन की बॉर्डर है।
और हमारा जो हाईवे निकला हुआ इसका असर यहाँ तक कि वहाँ की खेती के पानी की कमी से स्थिति देख लो, यहाँ पर भी इसका असर कम से कम 30 से 40% असर। वहाँ की खेती पहले हो जाती है यहाँ की, तो वहाँ जो पानी की वैल्यू लोग समझते हैं वो यहाँ नहीं, यहाँ कितनी बर्बादी है। और वहाँ पर ऐसे ऐसे दिन मेरी पोस्टिंग रही, मेरे को खुद करना पड़ा कि जो सप्लाई का पानी नहीं आया तो जो पीने वाला बोतल का पानी है, इससे शौच क्रिया नहाने से लेके सारी क्रिया किसी करने खरीद के पानी करने, क्योंकि कई बार मई जून की ऐसी स्थिति आती जो कैन नदी के में पानी की स्रोत कम हो जाने का सप्लाई सभी कैन नहीं मिलती थी, तो एक दिन छोड़ के पानी आता था और कभी उसको स्टॉक ना हो पाया तो खरीद के ही पानी से गुजारा चलता। और यहाँ के कई रिलेशनशिप हैं आपके गांव के, चूँकि आपके गांव में मैं डेयरी से संबंधित केनरा बैंक के तरफ से फूड उत्पाद की ट्रेनिंग आपके यहाँ 2 दिन चलाई थी विद्यालय समूह की महिलाओं, शायद कुछ महिलाएं उसमें होंगी। केनरा बैंक के तरफ से वहाँ पर फूड प्रोडक्शन का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसके तहत वहाँ पर पनीर से संबंधित मतलब कि दुग्ध के प्रोडक्ट की वहाँ पर एक ट्रेनिंग चलाई। हो सकता है आप लोग वहाँ देखे होंगे, स्कूल में चली हुई। तो हमारा जो संसाधन है कहीं कमी नहीं है, केवल संसाधन की उपयोगिता को ना जानकारी होने के कारण या हम हल्के में दुरुपयोगिता की ओर अपना माइंड मैकअप करने की समस्या उत्पन्न, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन 5 ही है और जो सेल्फ में चलायमान, और यही संसाधन यदि हम एक व्यवस्थित सिस्टम से उपयोग करें जो नेचर चाहता है तो हो सकता है हमें बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, चाहे खेती का व्यवसाय हो या हमारा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, क्योंकि 5 ही प्राकृतिक संसाधन है। जो 5 तत्व हैं ये स्वयं में चलायमान है, ना कोई इसे चलाता है ना चलवाता है, ये स्वयं में नहीं लगा पाते, अधिक लागत लगाते हैं तो हमें उत्पादन कम होता है। तो हमें ज़्यादातर प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए। सबसे बड़ा मैडम ने बोला कि जल, सब लोग जानते हैं कि आज के 30 साल पहले की स्थिति हम जाने तो जल की क्या स्थिति थी आज क्या, जबकि आपके इस बेल्ट में वाटर यूजर एसोसिएशन का काम चला जिसमें नहरें पक्की हुई हैं, जल की उपयोगिता का बहुत प्रशिक्षण दिया गया, फिर भी लोगों ने उपयोगिता नहीं समझी। परियों तक पानी भरना उनके स्वभाव में है, हफ्ता बना रहना उनके आदत में है। मैं एक छोटा सुधार देना चाहूँगा, ये पूरी पैडी की बेल्ट है, धान है, यहाँ पर गेहूं लगा होता, खासकर 2 चीजें यहाँ पर होती, और जैसे नहर को उधर चले जाए तो तिलहन तलन बड़ी अच्छी मात्रा में। धान गेहूं में आपने देखा होगा कि जब एक खेत में पानी लगाया जाता है तो कुछ ऐसे स्थान ऊंचे हो जाते जहां पर पानी नहीं चढ़ता, पानी चढ़ाने में दिक्कत आती है, या तो मट्टी वहां की खरोए के इधर उधर फेंक दी जाती है या पानी उलीच के चढ़ा दिया जाता है। जरा उस स्थान को किसी ने देखा हो जहाँ पानी उलीच के लगाया जाता है, वहाँ की फसल कैसी होती है? वहाँ की जाती जहाँ पानी पहुँचता नहीं, जहाँ जबरदस्ती पानी लगाते वह भरा नहीं रहता, वहाँ के आपके चाहे धान का पौधा गेहूं का पौधा बढ़िया होती है। एक मेंबर और किसी देखा, इसको मैंने किसान कम है, वहाँ के पौधों की स्थिति उस खेत से सबसे बेस्ट होती, किलों की संख्या सबसे अधिक होती, पौधे का स्वास्थ्य सबसे अच्छा होता, पौधों में दानों की संख्या सबसे अधिक होती, मोटो दाना होता है। क्योंकि मैं ऐसा साइंटिस्ट एक्चुअल में देखा है, यदि ये जिस खेत में
बाल्टी में पानी भरा जाता, निकाला नहीं जाता। वहाँ की देख लीजिए जहाँ जबरदस्ती एक सिस्टम से पानी मिलता, वहाँ में बहुत बड़ा अंतर है। तो एक पॉइंट से सिद्ध होता है कि जितनी जरूरत है उतना उस चीज को संसाधन उपयोग करें तो रिजल्ट अच्छा आता है। यदि अधिकता हर चीज की खराब है, तो चाहे पानी हो चाहे हमारी किसी अन्य चीज। जैसे इस समय बड़ी होड़ लगी है केमिकल यूज करने, वेजिटेबल बैट में इतनी जबरदस्त केमिकल यूज हो रहा है, जबकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक है। क्योंकि प्राकृतिक खेती के लिए, जीरो बजट खेती के लिए, प्राकृतिक संसाधन के लिए पहले में प्रकृति को समझना होगा। जब तक हम प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक हम सस्ती दिमाग में खेती, महंगे खरीदना, होड़ पड़ोसी की देख के डालना, उन्होंने 1 बोरी हम 2 बोरी डाल रहे हैं, उन्होंने 1 हफ्ता पानी लगा रहे, हम हर हफ्ता अपना कब्जा करे रहे, ये साइकोलॉजिकल केवल नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के देख के महंगी खादें, जबरदस्ती पानी लगाना, जबरदस्ती एक्स्ट्रा जुताई करना में फंसे रहेंगे और जो सरकार का मिशन है वो फेल हो जाएगा। कहते रहेंगे महंगाई है, कहते रहेंगे समस्याओं का समाधान जब तक हम प्रकृति से नहीं सीखेंगे तब तक समाधान नहीं ढूंढ सकते। तो प्राकृतिक इतना सिस्टम अच्छा, जैसे बरसात का सीजन अब खत्म हुआ है, आपने देखा होगा जब कृष्ण पक्ष आता है जन्माष्टमी, उस समय कीड़ों की, प्राकृतिक कीड़ों की, बैक्टीरियाओं की इतनी संख्या बढ़ जाती है। उस समय ऐसा पानी बरसता है कि कीड़ों की बड़ा भरमार हो जाती है। तुम नक्षत्र उस पर बात नहीं करेंगे, टॉपिक बहुत आगे हो जाएगा। तो इतनी याद दिलाते, उस सप्ताह से आप देखिए जब जन्माष्टमी मनती है तो कीड़ों की भरमार एकदम हो जाती है। इतना बैक्टीरिया, इतना मच्छर मक्खी हो जाता है कि इंसान क्या जानवर भी परेशान है। जैसे ही स्वाति नक्षत्र लगता है, ऐसा पानी उत्तरा में गिरता है कि सारे के सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे जिन प्रदेशों में प्राकृतिक खेती हो रही है वहां पर क्या करते हैं कि छतों पर, मैदानों में, खेतों में पॉलीथीन बिछा के वर्षा का पानी उत्तरा नक्षत्र का इकट्ठा कर लेते और उसको केवल स्प्रे करते, जिससे खेत के कीड़े सारे के सारे नष्ट हुए, कोई केमिकल नहीं डालते। तो प्रकृति को हर चीज बड़े सफिशिएंट सिस्टम से दी गई, बशर्ते उसको हम उपयोग नहीं कर पाते। दूसरा, जितना रोड के किनारे यहाँ पर है उस तरह का वेजिटेबल बैग 50% का क्लोरो होता, 5% का साइपर मैथिलीन होता है और ये समस्या हल हो जाएगी। इसको नेचुरल यदि हम खर्चा ना करें, प्राकृतिक सिस्टम से करें, तो एक कीड़ा आता है हेलिकोबार्पा नाम का, ल्यूर में आता है, गंध पास के नाम से आता है। इसको कार्ड के रूप में पौधों के नीचे लगा दीजिएगा, समस्या आ जाए। खासकर वेजिटेबल में ज्यादा अच्छा काम करता है। टैको कार्ड क्या होता है, एक ऐसे पट्टा के रूप में कार्ड होता 6 इंची, इसमें ततैया के अंडे रखे जाते हैं इस कीट के पहले से। उसको 4 टुकड़ों में काटिएगा और सूर्य निकलने से पहले खेत में लटका दीजिए। जैसे सूर्य निकलता जाए इसके, तो ये रोग नहीं आने पाएगा, क्योंकि जैसे मिट्टी मिल जाता वहां की अंश बदल जाती है। यह विशेष हवा नहीं चली कि रोग नहीं आएगा, और विशेष हवा चली तो इम्पैक्ट कर, क्योंकि प्राकृतिक चीजें सिलो सिस्टम से काम करती है। तो ये फैलती है सफेद मक्खी के द्वारा। तो सफेद मक्खी के लोग क्या करेंगे कि जो मार्केट में अमरूद या केला आता है, बिल्कुल जो लास्ट में 10 रुपए में सब भर ले जाओ, या वो फेंकने वाले होते हैं, उसको ले आइएगा, उसको सारे के सारे मत लीजिएगा। मथने के बाद क्या करना है,
छोटे छोटे टोकरी में खड़े में कितना, जैसे 1 बीघा खेत है, 8 से 10 लगेंगे, 8 से 10 टोकरी टाइप की कर लीजिएगा, जिसमें ये केला एक समय 2 भरता। पहले क्या पूरे केला को मतले के बाद दवा आती है नुआन, नोट कर लीजिएगा, नुआन को मिक्स कर देंगे और उस टोकरी में इसको भर के खेत के चारों तरफ बीच में ऐसे 8-10 ठिकानों पर रख दीजिएगा। जैसे ये सड़न वाला केला स्मेल मारेगा, उसमें नुआन मिली होती है, तो मक्खी आएगी तो मक्खी नष्ट हो जाएगी। मक्खी सफेद मक्खी होती है, वही अंडा देती है। जैसे आपने इसको शायद पेड़ों पौधों का कम देखा होगा, जब कोई दवा ना मिले तो मार्केट में एक दवा आती है बूटेक्स, जो किलनी छुपाने वाली दवा, उससे भी ये नष्ट, जो गाय में सबसे ज्यादा किलनी लगती है। हम लोग इतना अत्यधिक दोहन कर रहे हैं जल की कि इतनी कमी हो रही है पानी की कि हर साल आप लोग बोरिंग कराते हैं तो देखते हैं कि 10 फीट से 15 फीट वाटर लेवल नीचे चला जाता है, पर कभी भी हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हमारी टेक्नोलॉजियाँ बढ़ गई हैं, हमें समर हर घर में शायद 80% लगे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो समर चलाकर छोड़ देते हैं, पानी फैल रहा है, या घरेलू काम करते हैं तब भी हम सीधे समर को डायरेक्ट चलाकर हम लोग काम करते हैं। जैसे बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, भैंस को नहलाना, फर्श धुलना, इस तरह के जो भी काम है वो हम लोग डायरेक्ट समर से करते हैं। तो बहनों, पानी की जो कमी हो रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो पेयजल है वो 2.7% बचा है। आज हम लोग बॉटल में पानी पी रहे हैं, पर आने वाले समय में हमारे बच्चों को इस बॉटल में भी पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है कि अत्यधिक दोहन ना करें पानी का, क्योंकि पानी की बहुत कमी हो रही है। इसलिए पानी को हमको बचाना है। जब हम बर्तन धुलें या कपड़े धुलें या भैंस को नहलाएं या घरेलू जो भी काम है, तो वहाँ पर बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे तो कम पानी बर्बाद होगा। पहले हम लोग क्या बाल्टी का इस्तेमाल नहीं करते थे, हैंडपंप से खींचते थे या कुआं से खींचते थे, तो बाल्टी का ही तो इस्तेमाल करते थे। और मेहनत से खींचते थे तो हमको लगता था कि हमारी मेहनत से खींचेगी, इसमें हम पानी बर्बाद ना करें। आज हम क्या कर रहे हैं, समर से टंकी भर लिया, कल बासी हो गया, हमने टंकी खोली, सब पानी फैला दिया, फिर नया पानी। गांव में ये बहुत देखते हैं कि बासी पानी हो गया, ये पीने लायक नहीं है। कहीं ऐसा भी होता है? सरकार ने हर घर जल योजना के तहत क्यों दिया पानी? क्योंकि जो हम लोग पानी पी रहे हैं उसी में जाकर हम लोग धुलते हैं। तो उससे क्या होता है, जब पानी का निकास नहीं होता, वहीं पर पानी भरता है, तो वो पानी हमारे स्रोतों में जाता है, मिलता है। जब गंदा साफ पानी में गंदा पानी मिल जाएगा तो क्या होगा? तो इसीलिए सरकार ने, आप लोगों को पता होगा, जो टंकियाँ लगवाई हैं 700-800 फीट में लगवाई हैं, क्योंकि जब हमको जितना गहरा पानी मिलेगा उतना ही अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए सरकार ने पानी पीने की व्यवस्था की। जब हमारी इस पीढ़ी में इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे? तो इसलिए बहनों, पानी को बचाइए, प्रदूषित होने से बचाइए। हम आने वाली जनरेशन को कुछ बचाकर देकर जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन खुश रहे और स्वस्थ रहे। आप लोगों को पता है कि प्रदूषित पानी से कितनी बीमारियां हो रही हैं, पता है? सबसे ज़्यादा डायरिया होता है, डायरिया से 20% लोगों की मौत होती है। ये सबसे भयंकर बीमारी है, जिससे बच्चों की सबसे ज़्यादा मौत होती है इसमें। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे, कर पाएंगे, तो हमारी प्रकृति, अभी आप लोगों ने देखा कि जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, अभी 1 साल पहले जो कोरोना आया,
वो क्या है? हमको ऑक्सीजन नहीं मिला, हम लोग इतने पेड़ पौधे काट रहे हैं जिससे हमको ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़े हैं। तो ये क्या है? हम ही उसके जिम्मेदार कौन है? हम ही आप है ना। 4 महीने से आप समूह भी बहुत दिन से चला रही होंगी। आपने जब से समूह चलाया है और जब से आप कैडर बनी है, क्या बदलाव हुआ आपके अंदर? नहीं, आपके अंदर की बात नहीं करें, आपके परिवार में क्या बदलाव हुआ? आप पहले गांव में आपको कोई नहीं पहचानता था। क्या नाम है आपका? रीना। बैठिए। रीना जी को गांव में पहले कोई नहीं पहचानता था। जब से इन्होंने समूह खोला, प्लांट में काम करना शुरू किया, इनकी एक अपनी पहचान बनी। इतने लोगों में रीना जी की पहचान क्यों बनी? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर जो क्षमताएं थी उनको निखारने का काम किया। उन्होंने 4 लोगों की बातें नहीं सुनी, क्योंकि मुझे पता है कि जब रीना जी ने काम करना शुरू किया होगा या समूह चलाना शुरू किया होगा तो आपस की ही महिलाओं ने ये बात कही होगी, देखो फलाने की बहू टांगों बैग और चली गई, जाने कहाँ जाती है। होता है कि नहीं होता है? और मैं एक बात ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि घर में ससुर सास जिठानी सब होते हैं, लेकिन जितनी सास और जिठानी बदमाश होती है इतनी कोई नहीं होता है। ससुर होते नहीं होते। बहू कहती है भाई जेठ बड़े नहीं के जिठानी बहुत बदमाश है, ससुर बड़े नहीं के सास बहुत बदमाश है। क्यों? और मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन महिला की दुश्मन होना बंद कर देगी उस दिन देश सुधर जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपके ही गांव की बहू बेटियों ने नाम किया। यहाँ 80 लगभग महिलाएं बैठी हैं। 80 महिलाओं में 4 महिलाएं कुछ तो पा रही हैं अपनी मेहनत के बल पे। वो चोरी नहीं कर रही है, बदमाशी नहीं कर रही है, लेकिन अपनी मेहनत पे कर रही है। क्या आप लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है? काबिलियत आपके अंदर भी है, लेकिन झिझक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रकृति के साथ चलते थे। आज हम लोग जो योगा सिखाते हैं, वैज्ञानिक लोग जो आते हैं वो योगा बताते हैं कि आप योगा करो। भैया क्यों करें? पुराने जमाने में सुबह 4 बजे से योगा वाले भी कहते हैं सूर्य उदय से पहले हमको योगा करना चाहिए, शरीर में पसीना आना चाहिए। पुराने जमाने में 4 बजे महिलाएं उठ जाती थी और चक्की पीस के अपने घर के लिए ताजा आटा बनाती थी और वो खाती थी, तो उससे शरीर क्या रहता था? स्वस्थ रहता था। रहता था कि नहीं रहता था? क्या पहले महिलाएं नहीं थी कि अब महिलाएं नहीं? अब हमने क्या किया? अब ये नई बहुएं आ गई। नई बहुएं में गालियां देंगी पता है। नई बहुएं आई, उनने कहा, सास ने कहा कि हमने अपने जमाने में चकिया पीसी, उनने की नेक तुम पीसो। और बहू ने कही हमने अपने बाप जन्म को चकिया नहीं देखी, अब क्या पीसे? तो घर में जो कुठला में गेहूं भरे जाते थे वो भी बंद हो गए। अब पैकेट में आटा आता है। क्यों? कौन रखे और कौन उठाए। लेकिन नई बहुओं से मेरा यही कहना है कि जो सास घर में बता रही है उस बात पे अगर आप 10% भी अमल करके चलेंगी तो आप अपने बच्चों के साथ न्याय करेंगी, क्योंकि वो जो बता रही है वो सब कुछ वो प्रकृति से संबंधित ही बता रही है। डॉक्टर कहता है डिलीवरी के टाइम पे बच्चा जब होता है तो पुराने जमाने में जमीन पर बैठ के सारे काम होते थे। डिलीवरी, आजकल ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं? मासिक धर्म सबको होता है। मासिक धर्म मतलब समझ में आ रहा होगा सबको। माहवारी सबको होती है, वो प्राकृतिक देन है। उस माहवारी के लिए आपको जो भी आप कपड़ा या सैनिटरी पैड यूज, कितने लोग सैनिटरी पैड यूज करते हैं? जो बाजार से पैड आता है कितने लोग यूज करते हैं? हाथ उठाइए, शर्म की बात नहीं है इसमें। फिर क्या करते हैं उनका? आप बताइए क्या करते हैं उसका? खड़े के बताइए। पहले आप अपना नाम बताइए, अपना दायित्व बताइए और क्या करते हैं उसका। Power on. Bluetooth mode. कल्पना राजपूत, आपका जो सैनिटरी पैड आप यूज करते हो उसका क्या करते हो? किसमें? ठीक है, बैठिए। ये शर्माने का विषय नहीं है। अगर माहवारी नहीं होगी तो हम आगे सृष्टि की रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब लाल नहीं होगा तो लाल कहां से होंगे? समझे? तो इस प्रकृति को हमें ही बचाना है। हम सैनिटरी पैड, देखो कपड़ा यूज होता था पहले, तो वो कपड़ा हम खेतों में फेंक देते तो वो सड़ जाता था कि नहीं? अभी सैनिटरी पैड जो आता है ये प्लास्टिक इसमें होती है, तो ये सड़ता नहीं है।
आप लोग संकल्प ले लीजिए अपने घर में, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग माताएं बहनें भी हैं, वो महावारी से नहीं होती होंगी, लेकिन घर में बहू बेटियां होती होंगी। आप लोग अपने घरों में 2 डिब्बे रखिए, कनस्तर, 15 किलो के डिब्बे, शुद्ध हिंदी में कहें तो कट्टिया। समझ में आ गया ना? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम बहुत ही आप लोगों की भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीजें आप 2 रखिए घर में, और 2 रखने के बाद जो आपके महावारी के जो पैड हैं उनको पेपर में लपेट के उस एक कट्टिया में डालिए। जब आपके घर में कंप्लीट सब लोग साफ हो जाए से धुल के, उसके बाद आप उनको जलवा दीजिए या एक नियत स्थान पर गड़वाइए जहां वो खेतों में ना जाए, क्योंकि जहां भी वो खेतों में चले जाएंगे वहां आपकी पैदावार कम हो जाएगी। क्योंकि जहां प्लास्टिक होता है वहां अन्न का दाना नहीं उगता है। तो ये 2 चीजें तो आप लोग कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि प्रधान आपके यहाँ कूड़ादान रखवाए, कुछ चीजें हम खुद कर सकते हैं। सबके घर में 15 किलो डालडा डब्बा आ जाता है, नहीं आता 5 किलो का रखिए, वो डिब्बे काट के रख लीजिए। और एक में जो है गीला कूड़ा का सवाल इसलिए यहाँ नहीं कि छिलके वगैरह हम लोग अपने जानवरों को डाल देते हैं। ठीक, ये कितने आसान काम है, आप लोग शुरू तो करिए। आपके समूह में पैसा है, आप अपने समूह से पैसा निकालिए और उस काम को शुरू करिए। ऐसे ही केवल बचत करते रहना, भैंस बकरी के नाम पे पैसा निकालते रहना, अपने मकान में लेंटर डलवाते रहना, मकान का लेंटर आपको आगे रोजगार नहीं बढ़ाएगा, ना आपको आमदनी देगा। आगे समझ में? कितने लोगों को बात समझ में आई रोजगार के लिए? 1 को आई, 2 को इधर पार्टी ने हाथ उठाया, 4 को आई। कितने लोग रोजगार करना चाहते हैं? पक्का मन बना लेना बिल्कुल। वो भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात है। कितने लोग हाथ उठाइए? आगे कितने लोग रोजगार करना चाहते हैं? रोजगार हम बताएंगे और आप करना आपको है। और यह में बाजार लगता है, आप वहाँ मेन मार्केट में अभी दिवाली चल रही है, आप 10 पैरदान ले जाइए, कहीं पे भी अपना फट्टा डाल के बैठ जाइए और वो 10 पैरदान आप दाम लगाइए 100। आपने अपना 100 कर लगाया एक पैरदान, उस 100 का आपको अगर 70 भी मिलता है, आप पहली बार में 70 लेके आइए और उसको बेचिए। कल आपको उसी का 80, 90, 100 मिलना शुरू हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। की व्यस्तता में आपने अपना अमूल्य समय निकाला, आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। और मंचासीन अतिथि जो हमारे हैं, आप सब ने अमूल्य समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।